नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 इतिहास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो है आपके 65 वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में इनमें से कम आपके 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। यानी कि हमने जब आपको ये पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में आंसर ज़रूर दे सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया, आपका कितने आंसर सही थे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस दिन के आपको आंसर पता हो उनको जो है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है और आपको बताना है कि आपके कितने आंसर सही थे। तो हड़प्पा सभ्यता को की जो मोहरें थी वो जो है किस चीज़ की बनी हुई थी, लोहे की, तांबे की, कांसे की या फिर सैलखड़ी की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैलखड़ी नामक पत्थर की जो है वहाँ की मोहरें बनी हुई थी। ये जो है हम आपको पहले भी बता चुके थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस समय जो है कांसे की भी खोज हुई थी, इसीलिए इसको जो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में है, पंजाब में है या गुजरात में है या महाराष्ट्र में है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में जो है बनावली स्थित है। ये जो है हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के या फिर रावी नदी के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु। जो ये आपका लोथल जो है वो जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। और आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो जो है मोहन जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप इसका आंसर जो कमेंट में दे सकते हैं। तो सोने का, चांदी का, लोहे का या तांबे का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहे का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की या लौह युग की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उस समय जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो इसीलिए इसको जो लोह सभ्यता भी नहीं माना जाता है। पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग जो है इससे पहले के युग थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन पर या शिकार पर। तो हमने आपको पहले जब एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है या संस्कृति जो है आपकी व्यापार पर जो है निर्भर थी या आधारित थी। और आपकी जो वैदिक सभ्यता थी यानी कि आर्य सभ्यता थी वो जो है कृषि पर आधारित थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मातृ देवी की जो है वो उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। ग्रामीण था, नगरीय था, भोजन संग्राहक था या फिर कबीलाई था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगरीय था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए उसका जो स्वरूप जो है नगरीय था। और अगर आपसे आप पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। ये भी क्वेश्चन आपसे जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था या लोथल था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये हम जो है आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो शहर है इसमें जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। अगर आपको उनमें से कुछ भी याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और लोथल आपका किस राज्य में स्थित है और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था।
त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या गोलाकार था? तो हमने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वो त्रिभुजाकार हुआ करता था। और इसका क्षेत्रफल जो है अगर आपसे एग्ज़ैक्ट पूछा जाए यानी कि पूरा का पूरा पूछा जाए, तो वो जो है इसका था 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, और आपसे अगर लगभग में पूछा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने, मैक्स मूलर ने या मार्शल ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इसीलिए जो है इसमें सर्वप्रथम खोज करने वाला जो है दयाराम साहनी को जो है माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हड़प्पा था वो जो है किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे था, ब्यास नदी के किनारे था या सतलज नदी के किनारे था या फिर रावी नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे जो है ये स्थित था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन, व्यापार, कला या पशुपालन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगर नियोजन जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता जो है व्यापार पर निर्भर थी। हालांकि यहाँ पर जो है पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो निर्भर थी वो जो है आपकी व्यापार पर निर्भर थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशियों के आक्रमण, तो ये विदेशियां नहीं बल्कि विदेशियों के आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क पतन का कारण जो है आर्यों के आक्रमण को भी माना जाता है। प्राकृतिक कारण जैसे कि आपका बाढ़ आना, भूकंप आना आदि, इन सभी को भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मानवीय कारण में जो है आपके जैसे कि हड़प्पा में जो है सूखा पड़ गई होगी तो लोग जो है उसे छोड़कर जाने चले गए होंगे, इसीलिए से जो है हड़प्पा सभ्यता का भी जो है पतन इन सभी कारणों के द्वारा माना जाता है। इसीलिए इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, ये जो है सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धोलावीरा का या फिर लोथल का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा का जो है इसमें सबसे पहले उत्खनन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो है 1922 ईस्वी में जो है उसका उत्खनन हुआ था, जो कि राकल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से या फिर मोहनजोदड़ो से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल से जो है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा का जो है हम डाक यार्ड भी कहते हैं, डाक यार्ड, और आपका इसको जो है बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इन तीनों में जो है आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप जो उसका आंसर गलत दे दें। तो इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि डाकयार्ड किस स्थल से मिला है तो वो लोथल से मिला है, बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, या फिर आपसे पूछा जाए कि गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है तो वो भी लोथल से ही मिला है। यानी कि ये तीनों जो है एक ही होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने, आर एस बिष्ट ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी ने जो है 1922 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन करवाया था। तो आपसे कभी कभी जो है एक एग्जामिनर जो है इनका पूरा नाम नहीं देता है, तो वो देते हैं आर डी बनर्जी। तो इसमें भी आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही देगा। जैसे आप जो है आरडी समझकर जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इसमें जो है गलत आंसर लगा देते हैं। इसीलिए जो है आपको राखलदास बनर्जी दे या फिर आरडी बनर्जी दे, तो यही इसमें को जो आपको सही लगाना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे या फिर चिन्नाव नदी के किनारे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का या फिर फारसी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का जो है मोहनजोदड़ो शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में जो है लोथल स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का जो किस देश से साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी जो सिंधु सभ्यता थी, किस देश के साथ जो है उसके व्यापारिक संबंध नहीं थे? मेसोपोटामिया के, ईरान के, अफगानिस्तान के या चीन के? तो हमने आपको पढ़ाया था कि मेसोपोटामिया, मिस्र, आपका तथा ईरान, अफगानिस्तान, ये सभी जो हमने आपको पढ़ाए थे, लेकिन उसमें जो आपका आंसर नहीं था वो था चीन नहीं था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो जो है चीन के साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है चीन की सभ्यता नहीं थी। लेकिन मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान की जो सभ्यताएं थी ये समकालीन मानी जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ, इंद्र, विष्णु, गणेश? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपतिनाथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता थे और इंद्र जो है आर्यों के प्रमुख देवता थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है। इसको जो मृतकों का टीला कहा जाता है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो शहर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो भी जो है मृतकों का टीला। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, दोनों प्रकार था या दोनों में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मात्र सत्तात्मक था। तो हमने जो है आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है माताओं को यानी कि स्त्रियों को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया था, इसीलिए जो है वहाँ का जो स्वरूप था वो जो है मात्र सत्तात्मक था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन की सभ्यता के जो है ये समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी आपकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और सुमेर की सभ्यता के समकालीन भी मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से या फिर रोपण से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर का चित्र नहीं मिलता है? हाथी, बाघ, शेर या हिरण? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर का जो है इसमें चित्र नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। ये क्वेश्चन भी जो है आपसे कई बार पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से शतरंज खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से जो है शतरंज खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का या फिर कालीबंगा का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा का जो है उन्होंने 1921 ईस्वी में जो है उत्खनन करवाया था या उसकी खुदाई करवाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1922 में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कालीबंगा को या लोथल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा को। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा के की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में जो है इसकी खुदाई हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, महान टीला, लकड़ी का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या फिर जॉन मार्शल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, लॉर्ड इरविन थे या फिर राखलदास बनर्जी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये भी जो है हम आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या रोपड़ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा में जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, ब्यास नदी, घग्गर नदी या फिर गंगा नदी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मांडा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल था। हमने आपको बताया था कि इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप में जो है सबसे ऊपर था मांडा, फिर नीचे था आपका अधिकार, फिर उसके नीचे था आपका दैमाबाद, एक तरफ था सुतकांगीडोर और इस तरफ था आपका आलमगीरपुर। यानी कि आपका उत्तर में था मांडा, दक्षिण में था दैमाबाद और आपका पूर्व में था आलमगीरपुर और पश्चिम में था आपका सुतकांगे डोर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या गुजरात में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो है आपका मांडा जो है स्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए गए हैं? ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो मनके बनाने के कारखाने जो है आपके चंदहुलो और लोथल में पाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने 321 ईसा पूर्व यानी कि बीसी या फिर आप इसे 322 जो है बीसी बीसी भी दिया हुआ था होता है। लेकिन इसमें जो आपका 321 या बीसीआई या फिर 322 बीसीआई, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो आपकी एग्जैक्ट डेट है इसकी। तो इसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? 321 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व में की। और किसको हराकर की? तो जो घनानंद था उसको हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या अशोक ने, या कनिष्क ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने जो है धम्म की जो है शुरुआत की थी, आप भी जानते हैं। और आपसे एक और, अशोक का जो शासन काल है वो जो है आपका 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और अशोक को जो है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने धम्म की शुरुआत की, शिलालेख बनवाए, और कलिंग युद्ध भी लड़ा जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। आप भी जानते हैं, ये हमने जो है आपको पहले पढ़ा दिया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी, या कौशाम्बी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या अशोक को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो है अपने शासनकाल में जो एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसी प्रकार जो नेपोलियन था, जो कि फ्रांस, जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांस का एक शासक था, पहले सैनिक था, और जो वो है बाद में शासक बना, वो भी जो है कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा, बाद में आके जो है वो युद्ध हारा। इसीलिए समुद्रगुप्त को भी जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और यूरोप का नेपोलियन जो है इसको माना जाता है, इसी को फ्रांसवा, यानी कि जो फ्रांस का शासक था या सैनिक था, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, विष्णु शर्मा ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने जो है हरिश्चरित पुस्तक की रचना की थी। और आपसे हरिसेन की पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिसेन ने, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, या फिर कभी कभी जो है आपसे 2 नंबर में भी पूछी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, कलहड़ ने, या फिर हर्षवर्धन ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलहड़ ने जो है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी, और ये पुस्तक भी जो आपसे कई बार पूछी गई है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कई बार पूछी गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि नेपोलियन से जो है समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है, यानी कि जो नेपोलियन था उसी को, यानी कि उसी के लिए जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि भारत का समुद्रगुप्त जो है, यानी कि जो नेपोलियन है वो कौन है? वो समुद्रगुप्त है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, या फिर वैष्णव धर्म? तो इसमें हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन इनका जो, यानी कि इनका जो प्रपौत्र था, यानी कि अशोक, अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसीलिए ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो वो जो है जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जो उनका प्रपौत्र था, या फिर आप उनको जो है उनका नाती कह सकते हैं, तो वो जो है कौन था? यानी कि अशोक था, और जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक था, कुणाल था, बिंदुसार था, या फिर बृहद्रथ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो कि 185 ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, और यही जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और मौर्य वंश का पहला शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। और मौर्य वंश का तीसरा शासक जो सबसे महान था वो था अशोक, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, या फिर लक्षणाध्यक्ष, या फिर पाण्याध्यक्ष? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष जो है मौर्य काल के जो है टकसाल का प्रधान होता था, और मुद्राक्ष जो है ये जो है सिक्कों का निर्माण का वितरण करता था।
अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में जो है कलिंग राज्य स्थित था। और कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था, यानी कि ईसा पूर्व, या फिर इसे आप इंग्लिश में बीसी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ब्रहदे क्या था? पशुदान था, या फिर या फिर धन या धन का दान था, या फिर भूमि दान था, या फिर कृषि दान था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि दान था। यानी कि जो मौर्य काल में ब्रादे जो था, ये जो है ब्राह्मणों को जो है भूमि दान में दी जाती थी, उसी को जो है ब्रादे कहा जाता था। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, शैव धर्म था, या वैष्णव धर्म था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म जो है अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। यानी कि व्यक्तिगत धर्म उसको कहते हैं, जैसे कि आप जो है चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन आप जो है किसी एक एक धर्म को अपना लेते हैं, उसी को जो है व्यक्तिगत धर्म कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? जापान में, मिस्र में, बर्मा में, या फिर श्रीलंका में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका में जो है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो है बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आपसे हमारा एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर देना प्लीज़, क्योंकि जो है आपने पिछली वीडियोज़ में जो है आपने कमेंट में आंसर नहीं दिया है। तो इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, कुपाली, राधागुप्त, या फिर नागसेन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, या फिर कौटिल्य ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौटिल्य ने कहा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, या फिर पाटलिपुत्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोसाली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, हर्षवर्धन ने, कालिदास ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य ने जो है आप जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना रचना की थी। और कालिदास ने जो है की थी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना। और इन्होंने जो है रामचरितमानस की भी रचना की, जो कि हम आपको आगे चल के जो है एक वीडियो में सारी की सारी जो आपकी बुक्स ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, व्रत कथा मंजरी, तथा यानी कि कथा सरित सागर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्रत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। और कथा सरित सागर जो है वो है सामदेव भट्ट की रचना। तो ये जो रचना है या ये जो पुस्तक है जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो इनको जो है आपको याद रखना है। एक बार फिर से सुनिए, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है, व्रतकथा मंजरी जो है वो है क्षेमेंद्र की रचना, और कथा सरितसागर जो है सामदेव भट्ट की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र
भी कहा जाता है और इनको जो है इनके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया भी गया है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक को जो है उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला का या फिर पटना का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना का। लेकिन प्राचीन काल में पटना को जो है कुसुमसरा के नाम से जाना जाता था, जब उस समय आर्यभट्ट जो है यहाँ के निवासी थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसको पटना कहा जाता है, कुसुमसरा को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने जो है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो है यानी कि जो नीति है अपनाई थी। और आप जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में है तब जाके अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख या फिर बोझगा कोई अभिलेख या फिर मथुरा का अभिलेख? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोझगा कोई अभिलेख जो है भारत का सबसे प्राचीनतम और ज्ञात अभिलेख माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सिकंदर, हिटलर, सेल्यूकस या फिर डिमीट्रियस? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है यूनानी जो विद्वान था मेगास्थनीज, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये जो है हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो जो पढ़े होंगे तो प्लीज कमेंट आपने जो है अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है आपसे कई बार पूछे जाते हैं। और आपका जो 10वां शिलालेख है उसमें जो है राजा और उसके पक्ष जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनके जो जनहित के बारे में जो है इसमें कहा गया है। और उनके जो 11वां शिलालेख था इसमें कहा गया है धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और 12वें शिलालेख में जो है धार्मिक सहिष्णुता पर जो है बल दिया गया है। और 13वां शिलालेख था, इसमें जो है आपके कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है और अशोक के हृदय परिवर्तन का भी विवरण मिलता है। और जो आपका 14वां शिलालेख था उसमें जो है जनता को जो है धम्म का जीवन जो ग्रहण करने की जो है उपाय बताए गए थे। और अशोक का जो उनका एक शिलालेख था पहला और दूसरा, उसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पशुओं को नहीं मारेगा या उनकी जो है बलि नहीं चढ़ाएगा। तीसरे शिलालेख में जो है राजकीय अधिकारियों जो पदाधिकारी होते थे उनको आदेश दिया गया था कि वे 5 वर्ष पश्चात निरीक्षण कार्य करें। और चौथे शिलालेख में कहा गया था कि सामान्य व्यवहार संबंधी नियम रखें। और 5वें शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और उनके जो है कार्यों का विवरण किया गया था। धम्म महामात्र कौन थे? धम्म महामात्र वो थे जो कि उसका प्रचार कर रहे थे विदेशों में। आगे जो इनका छठवां शिलालेख है उसमें जो है आत्मा संयम यानी जो आत्मा पर अपनी आत्मा पर जो है संयम रखने पर बल दिया गया है। और 7वें और 8वें शिलालेख में जो है अशोक द्वारा दी गई जो धम्म की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया गया है। और 9वें शिलालेख में जो है वास्तविक उत्पादन एवं वास्तविक कृत्यों का विवरण किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फायान भारत में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो है भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख में, एरड़ अभिलेख में, मेहरौली अभिलेख में या फिर मथुरा अभिलेख में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का
विवरण मिलता है या उल्लेख मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी, 185 ईस्वी या फिर 78 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जो कि श्री गुप्त ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जो कि 320 ईस्वी में की थी, और 78 ईस्वी से जो है शक संवत का आरंभ माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी, और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसकी रचना थी? आर्यभट्ट की, कालिदास की, विष्णु शर्मा की या फिर मेगास्थनीज की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? चम 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व, या फिर 343 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व, या फिर 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, या फिर 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश का शासनकाल माना जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 321 ईसा पूर्व यानी कि 322 ईसा पूर्व में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बौद्ध राज की स्थापना की, और 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहदत्त यानी कि मौर्य वंश के अंतिम राजा को हत्या करके उसकी जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, और 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है अशोक का शासनकाल माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये हमने अभी आपको बताया था कि अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं पर जो है आपको 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व भी दिया होता है, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की रचना जो है कुमारगुप्त ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के लोगों ने की? यानी कि जो कुमार गुप्त थे वो जो है गुप्त वंश के शासक थे, तो आप जो है कुमार गुप्त नाम से ही याद रख सकते हैं कि कुमार गुप्त, उनके नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना है वो जो है गुप्त वंश के लोगों ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजी काल? तो हमने आपको बताया था कि गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने विवाहों का प्रकार का वर्णन है? तो यानी कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें जो है कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, और महाभारत में जो है कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जिनमें सबसे सर्वोत्तम विवाह जो है आपका ब्रह्म विवाह को माना जाता है, और सबसे बेकार विवाह जो है असुर विवाह और पिशाच विवाह को माना जाता है। तो जो कि हम आपको डिटेल में बता बता चुके हैं, और आपका ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में भी जो है आपको पूछा जाता है, जो कि हम आपको जो है यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें जो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो कराए जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फायान थे, वेन्सांग थे, हर्ष थे या फिर कुमारगुप्त थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्ष, यानी कि हर्षवर्धन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनका राज्याभिषेक जो है 606 ईस्वी में हुआ था। ये भी जो है हम आपको आपकी तिथियों में कराएंगे, जो कि आपसे यानी कि 1 नंबर में पूछी जाती हैं, कि आपसे जो है 10 नंबर में जो है आपसे तिथियां पूछी जाती हैं, जिनका आपको आंसर देना होता है। और इन तिथियों की जो है हम आपको वीडियो करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो का लिंक जो है हम आपको इसके लास्ट में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी,
समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि का, अरामाइक लिपि का, या फिर ब्राह्मी लिपि का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है अशोक के जो प्राप्त अभिलेख थे उनमें जो है तो खरोष्टी लिपि का जो है इसमें प्रयोग हुआ था। तो ये भी जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो जो है अच्छे से समझी होंगी तो आपको जो है इन क्वेश्चन को करने में जो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और आपको जो है इनका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप जो है इनके आंसर की जो है आप कमेंट में कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आपको जो है कितने अच्छे से याद हुआ, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में नहीं हुआ था। बाकी आपके सीरिया, श्रीलंका और जापान में जो है बौद्ध धर्म जो है फैल चुका था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से, राजगृह से, पाटलिपुत्र से, या वैशाली से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला से जो है जीवक ने जो है वैद की शिक्षा प्राप्त की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का, या फिर राजगृह का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवक जो है राजगृह का रहने वाला था, यानी कि जिसे हम पहले जो है राजगीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, या फिर विक्रमादित्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के जो है दरबार में नवरत्न रहते थे। और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में भी जो है नवरत्न रहा करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से, हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, या फिर मौर्य वंश से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश से जो है बिंबिसार का संबंध था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कनिष्क? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ये समकालीन थे कालिदास। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, राजगृह थी, वैशाली थी, या फिर गया थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह जो है मगध की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, या फिर शिशुनाग वंश? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश जो है मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था, जो कि 544 बीसी से लेकर आपका 1400 यानी कि 414 बीसी तक रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मगध की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, या फिर अशोक ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार ने जो है मगध की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, मेगास्थनीज ने, या फिर कौटिल्य ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि समुद्रगुप्त के एक नवरत्न में से एक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से, या फिर 72 ईस्वी से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से जो है शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शुंग वंश की स्थापना, सॉरी, या फिर आप जो है ये कह सकते हैं कि इस समय जो है कनिष्क का राज्यरोहण भी हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 57 ईसा पूर्व, 51 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, या 82 ईसा पूर्व? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। कभी कभी जो है आपको डेट में जो है 58 ईसा पूर्व भी दिया होता है, तो इससे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में पाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, सोना, या चांदी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी,
तांबा जो है विश्व में सबसे पहले पाई गई धातु थी, और लोहा जो है सोना और चांदी के बाद पाई गई धातु थी, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी खोज आर्यों ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न जो आता है वो है, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, या फिर प्राकृत लिपि, या फिर पाली, या फिर अरामाइक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि जो है सबसे पुरानी लिपि है। बाकी आप जानते हैं कि अरामाइक, पाली और ये जो आपकी प्राकृत, ये जो है भाषाएं थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, या फिर स्कंदगुप्त से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से जो है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध था, और प्रयाग प्रशस्ति को जो है हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखदत्त की रचना थी मुद्रा राक्षस, जो कि हम आप पहले पढ़ा चुके हैं। कौटिल्य की थी अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, 265 ईसा पूर्व में, या फिर 268 ईसा पूर्व में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का में जो है युद्ध हुआ था। और ये जो है अशोक के शासन के यानी कि राजरोहण के 7 साल बाद ही जो है कलिंग का युद्ध हुआ, यानी कि अशोक का जो राजरोहण था वो हुआ था 268 ईसा पूर्व में, यानी कि 268 बीसी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 6, या फिर 7। तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेदों की संख्या जो है 4 थी, जिसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, और आपके यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें आपका सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद, और सबसे नया वेद था अथर्ववेद। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 98 ईस्वी में, या 75 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में जो है कनिष्क का राजरोहण हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास, या फिर बाणभट्ट, अशोक, या फिर कौटिल्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो है रचनाकार हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर कुमारगुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था, और मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा शासक जो है बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार के पिता थे, और बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या फिर अशोक को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक को जो है प्रियदर्शी राजा भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य, या फिर राष्ट्रकूट। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट के जो राजवंश था उसने जो है एलोरा में कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था।